तो हम लोग कर रहे हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और जो न्यू कमर्स हैं उनको थोड़ा सा स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन से पूरा समझाने के लिए वी आर गोइंग टू गो लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ का बात कर लेते हैं। तो पहला पैराग्राफ में जो इंट्रोडक्शन दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, बहुत ही लॉजिकल इंट्रोडक्शन है। बोला मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, he has number of wants to satisfy them, he is bound to have a number of dealings with others, but every man has his own way of thinking. It is but natural that the interests of one man are bound to clash with those of others. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम लोग जो है ये, अब देखो हम लोग ना, वैसे तो लॉ थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन अगर लॉ को आप प्रैक्टिकल देखोगे ना, माने आप हमेशा जब भी लॉ पढ़ो तो हमेशा ये सोचो कि ये लॉ क्यों बनाया गया। ठीक है, तो लॉ आया ही क्यों। ठीक है, पहले के जमाने में रुपया तो था नहीं, तो बाटर सिस्टम चलता था, तुम मुझे ये सामान दे मैं तुझे वो सामान दूंगा, यही चलता था हम लोग का, है कि नहीं। रुपया तो बहुत बाद में आया। तो अब तुमको पता है इंसान के अंदर में लालच होता है ना। किसी ने आपको कुछ वादा किया अभी, ठीक है, और कुछ दिन के बाद जब देखो है ना, आदमी का जो वादा होता है ना वो सिचुएशनल होता है। जब आपको जरूरत होती है तो आप कुछ भी वादा कर देते हो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, है कि नहीं। लेकिन एक बार जब आपकी जरूरत खत्म हो जाती है तो आप अपने वादे भूल जाते हो, है कि नहीं। तो इसके लिए, क्योंकि जो लोग हैं वो कभी कभी क्या है, या तो उनकी सोच माने सेम नहीं रहती, या लालच आ जाता है उनके मन में, है ना, या फिर उसको ऐसा लगता है कि अभी मजबूरी है बाद में कर देते हैं। तो ये सब चीज नहीं होने के लिए, लोगों के अंदर डर बनाने के लिए हमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाना पड़ा। ठीक है, तो इसी के लिए, क्योंकि बहुत डीलिंग्स होती है लोगों की, और डीलिंग्स होती है तो उसमें इरेगुलरिटी होगी, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, म्यूचुअल डीलिंग्स को रेगुलेट करने के लिए हम लोग ने एक एक्ट बनाया। ठीक है, the set of rules or principle enforced by the sovereign authority of land to control the mutual dealings of the people is known as the law. अब मैं जो जो अंडरलाइन करता जाऊंगा तुम लोग भी अपने बुक में अंडरलाइन करते जाओ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो डीलिंग्स है उसको कंट्रोल करने के लिए, म्यूचुअल डीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए सरकार को आना पड़ा। ठीक है, जो हमारी सॉवरेन अथॉरिटी है, और उन्होंने लॉ बनाया। ठीक है, तो बेसिकली लॉ क्या होता है, लॉ इज एज ओल्ड एज अ म्यूचुअल डीलिंग्स ऑफ मैनकाइंड। तो बहुत ही अच्छी बात बोल रहा है, बोला जब से लोगों के बीच में डीलिंग्स होनी चालू हुई उसके कुछ समय के बाद ही लॉ बनना भी चालू हो गया होगा ना। और ये आज से नहीं है, ये हम लोग के पर दादा के टाइम से चल रहा है कि भैया पहले के जमाने में पंचायत होते, घर के बड़े होते थे, वो डीलिंग कर देते थे। आज भी तुम देखो ना, घर के दो बच्चे आपस में लड़ते हैं कि मम्मी देखो इसने मुझे चॉकलेट नहीं दी, है ना, तो वो बोला कि भैया आधी आधी देनी है चॉकलेट, तो आपस में लड़ाई हो जाती है, बच्चे लालची हो जाते हैं कि हम नहीं देंगे, तो उनके बीच में भी प्रॉब्लम होता है। तो वो प्रॉब्लम तो मम्मी पापा सॉल्व कर देते हैं, है ना, कि नहीं देनी होगी आधी आधी करिए। तो वो भी एक तरह का लॉ है कि आप अकेले नहीं खा सकते चॉकलेट, आपको शेयर करना पड़ेगा। हम लोग घर में सिखाया जाता है शेयरिंग इज केयरिंग, ये सब चीज है ना। तो लेकिन अब जहां पर अपनी घर की बात नहीं, अड़ोसी पड़ोसी की बात है, तो वहां पर तो कोई आदमी अगर बात नहीं मानेगा तो कैसे मानेगा। तो उसको मानने के लिए कानून बनाया जाता है, लॉ बनाया जाता है, और उस लॉ को इंप्लीमेंट कराने के लिए डर भी दिखाया जाता है, जिसके लिए सजा होती है, पेनल्टी होती है, जिसके कारण उस लॉ को लागू भी किया जाए। कॉमन सेंस की बात है ना, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं, तो कॉमन सेंस है, इसी के लिए आया होगा। ठीक है, तो द टर्म लॉ इज यूज्ड इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म लॉ इज रूल। ठीक है, तो लॉ का बेसिकली अगर हम लोग मतलब देखें तो होता है रूल्स, माने कानून। ठीक है, when we use this term in its general sense, it means the rules or principles of some action, but when we use in a specific sense, it implies a separate branch of knowledge or a body of rules governing human actions are recognized and enforced by a sovereign authority of land. अब जब हम रूल्स बनाना चालू किए तो हमने बहुत सारे रूल्स बनाए। ठीक है, जब हमने बहुत सारे रूल्स बनाए तो उसको हमने लिखा, जब हमने उसको लिखा तो एक किताब बन गई, जो किताब बन गई उसको हम लॉ की किताब बोलते हैं, है ना। और उस किताब को एनफोर्स करना पड़ेगा। एक दो रूल्स होते तो हम लिखते नहीं, वैसे माना जाता। ठीक है, जैसा तुमको मालूम है अशोकन पिलर में उन्होंने भी एडिक्ट्स लिख दिए थे, माने उन्होंने अपने रूल्स बना दिए थे, 14 रूल्स है सबको फॉलो करने, उन्होंने दीवालों पे लिख दिया, सब लोग मानते थे उसको। धर्म के भी अपने रूल्स थे, लोगों को बोलो या नहीं बोलो वो मान लेते थे। लेकिन जब रूल्स बहुत ज्यादा होने लगे, ठीक है, और तुम जानते ना कुछ लोग होते ना, उनका आदत होता है हर कानून में कानून निकालना होता है ना, कुछ लोग नहीं होते, हर चीज में उन्होंने कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करते हैं, हर बात को वो लोग बाद में अड़ंगा लगाए। तुम छोटी सी भी बात बोलेगा उस बात में अड़ंगा लगाएंगे। तो उस अड़ंगा को सॉल्व करते 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 हर चीज में अड़ंगा, हर चीज में अड़ंगा करते करते ये लॉ की किताब इतनी मोटी हो गई है कि नहीं। समझ में आगे बात को। तो अब इसके अंदर सिचुएशन भी होने लगे बहुत सारे टाइम पर। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात मैं तुमको बताता हूँ, पहले लॉ बना
कि अगर आप किसी का मर्डर करेंगे तो आपको सजाए मौत होगी, ये लॉ बन गया, कानून बन गया, ठीक है, कि अगर आप किसी का मर्डर करेंगे तो आपको फांसी दी जाएगी, चलो लॉ बन गया। अब एक आदमी ने किसी का मर्डर किया लेकिन अपने आप को बचाने के लिए किया, है ना, तो अब इसके अंदर एक और केस लग गया होगा कि मर्डर क्यों किया, है कि नहीं, समझ में आ रही बात को, तो एक और कानून, इसी कानून के अंदर एक सब सेक्शन आ गया कि मर्डर अगर अपने आप को बचाने के लिए किया जाएगा तो क्या नाम है, ये मर्डर नहीं माना जाएगा अपने सेल्फ उसमें, तो एक और चीज आ गई। उसके बाद एक और चीज आ गई कि अगर मर्डर करेगा तो क्या ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट इवेंट है, अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट होगा तो फांसी मिलेगी, अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट नहीं होगा तो इसमें उम्र कैद मिलेगी, है ना। तो ये सारे जितने सिचुएशन बनते गए, एक एक को लेकर सिचुएशन बनते गए, हमने उसको लिखते गए, लिखने के साथ वो किताब जो है मोटी होती गई, हमारा सब सेक्शन बनता गया, ठीक है। तो अगर हमको लॉ पढ़ना है, तो अगर आपको प्रैक्टिकल लॉ पढ़ना है और अगर आपको प्रैक्टिकल लॉ समझना है और अगर आपको बोर नहीं होना है, तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि ऐसा कुछ हुआ था तो हमारे बुजुर्गों ने ये एक्शन लिया, है ना, फिर आप उसको दिमाग से सोचो कि यही एक्शन होना चाहिए था या मैं होता तो कोई और एक्शन लेता। अगर आप इस तरह से लॉ पढ़ोगे ना तो आपको लॉ बहुत जल्दी याद हो जाएंगे और आपको सेक्शंस भी याद हो जाएंगे, अच्छा पहले ये हुआ था, अब इसके कारण एक तो केस आया, इस केस के अंदर में ये प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व करने के लिए ये हुआ, ठीक है, फिर उस केस के अंदर ये प्रॉब्लम हो गया तो उसको सॉल्व करने के लिए ये हुआ। अगर आप इसको एक तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखना चालू करोगे तो आप अच्छे लॉयर बनोगे और मार्क्स भी अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप इसको अंधों की तरह रटना चालू करोगे कि नहीं ऐसे रट लेते हैं 2A 2B 2C 2D 2E, तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहां पर क्या बोल रहा है, लॉ डिनोट्स रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी। तो लॉ क्या होता है, लॉ बेसिकली रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपकी अथॉरिटी सेट करती है। पहले अथॉरिटी राजा थे, तो जो राजा होते हैं उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अच्छा, पहले के जमाने में क्या था, पहले के जमाने में हर किंगडम अलग अलग होते थे ना, राज्य अलग अलग राज्य होते थे, तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग रूल्स होते थे, ठीक है। और अगर आप उस राज्य में जाएंगे तो आपको उस राजा का रूल मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर वही उस राजा का रूल कुछ अलग होगा और दूसरे राज्य में उसका रूल अलग होगा, तो आपको वो भी सीखना पड़ता था कि भैया यहाँ कानून क्या, वहां कानून क्या। किसी राज्य में हो सकता है, जैसे अकबर के राज में ये था कि आप अगर बिजनेस करने आए हैं तो पहले आपको पैसा देना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आप बिजनेस कर सकते हो, मैंने घुसते के साथ पैसा दीजिए पहले, बाद में आप आके देखिए कि धंधा होगा या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कुछ राजा बोलते थे नहीं आप आइए देख लीजिए, अगर आप धंधा करेंगे तो आपको देना पड़ेगा पैसा। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग रूल्स होते थे, लेकिन जो राजा बोलता था वो माना जाता था। अब हमारे देश में तो राजा नहीं है, अब हमारे देश में सरकार है, तो सरकार रूल्स बनाती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स है ना। कुछ रूल जो है जो पुराने जमाने के हैं हम वही फॉलो कर रहे हैं और कुछ रूल्स में हम चेंजेस करते हैं, अमेंडमेंट्स करते रहते हैं, है कि नहीं। तो बेसिकली लॉ क्या होता है, लॉ होता है रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश्ड बाय अथॉरिटी। अब देखो तुम्हारे घर के रूल्स एंड रेगुलेशन और तुम्हारे पड़ोसी के घर के रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े डिफरेंट है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम रात को 10 बजे आते हो तो पापा कुछ नहीं बोलता कि हाँ ठीक है चलो 10 बजे आ गया कोई बात नहीं है। लेकिन हो सकता है पड़ोस में अगर कोई लड़का 10 बजे जा रहा है उसकी मम्मी उसको मार दे, पीट दे उसको कि 9 बजे से पहले तू बाद में घर नहीं आना, है कि नहीं। तुम्हारे घर में बाइक चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ चला लो बाइक काम कर लो, है ना, क्योंकि तेरे घर में 3 लड़के हैं तो चलो बड़ा लड़का बाइक नहीं चलाएगा तो काम कैसे होगा। लेकिन पड़ोसी घर में एक ही लड़का है, बहुत प्यारा लड़का, तो उसको बाइक चलाना अलाउड नहीं है, अगर वो बाइक चलाएगा तो मार खाएगा, है कि नहीं। तो अलग अलग घर में अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। लेकिन जो हम पूरी कंट्री की बात करेंगे तो जो पूरी कंट्री जो सरकार बनाएगी वही हमको फॉलो करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो लॉ इज अ रूल ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द सॉवरेन। कितना अच्छा यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, बोल रहा है रूल ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट मतलब आपको कैसा बिहेव करना है, इम्पोज करना मतलब लागू कराना, कौन लागू कराता है, सरकार या गवर्नमेंट, सॉवरेन मतलब जो आपकी सरकार है। तो आपकी सरकार जो आपके ऊपर इम्पोज करती है रूल, उसी तरह से आपको कंडक्ट करना है और वही लॉ है कि नहीं। So law is the body of principle recognized and applied by the state in the administration of justice. सारी चीज वही है। तो बेसिकली अगर हम लोग कानून को अगर बोलना चाहें तो कानून का मतलब क्या होता है, कानून का मतलब होता है कि आप किस तरह से व्यवहार करेंगे, ठीक है, अपनी डीलिंग्स में जो रूल्स स्टेट ने बनाया है वो रूल्स आपको मानना पड़ेगा। अगर आपने उस रूल्स के हिसाब से काम नहीं किया तो वो जो है वो आपके अगेंस्ट में जाएगा, है कि नहीं। तो बेसिकली एक समाज को कंट्रोल करने के लिए, एक समाज को रेगुलेट करने के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं
और वो रूल्स और रेगुलेशन आप नहीं बना सकते, मैं नहीं बना सकता, वो हमारी सरकारें बनाती है, हमारी जो सॉवरेन अथॉरिटी है वो बनाती है, और हमको उसको मानना होगा, यही लॉ है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो लॉ क्या करता है? लॉ हमारे डीलिंग्स को आसान करता है ना। लॉ हमारे कमिटमेंट्स को माने पूरा करने के लिए हम लोग को फोर्स भी करता है कि आपने जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, है ना। अगर आप वादा नहीं निभाइएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां से पढ़ लेते हैं। अब ये सब तो वही है। अब यहां से पढ़ लेते हैं। देयर आर बिजनेस लॉ में दो लॉ है, एक है कमर्शियल लॉ और है मर्केंटाइल लॉ। ठीक है, द टर्म बिजनेस लॉ, कमर्शियल लॉ और मर्केंटाइल लॉ आर सिनोनिमस, मतलब ये तीनों एक ही चीज का नाम है। ठीक है, तो अब यहां पर बोला, द लीगल फ्रेमवर्क विद इन विच डिफरेंट बिजनेस फर्म हैव टू ऑपरेट आर लार्जली गवर्न बाय जनरल लॉज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन irrespective of their size and ownership. This laws fall in the category of mercantile law. मतलब देखो, आप जीवन जीने के कुछ लॉ हैं, ठीक है, शादी करने के कुछ लॉ हैं, ठीक है, स्कूल में पढ़ने के कुछ लॉ हैं, गाड़ी चलाने के कुछ लॉ हैं, है ना, हर चीज के अलग अलग लॉज हैं। पार्लियामेंट में बैठने के कुछ लॉ है, पार्लियामेंट में बोलने के कुछ लॉ हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में आपकी हरकतों की कुछ लॉ होती है, कोचिंग सेंटर्स के कुछ लॉ होते हैं, स्कूल्स के कुछ लॉ होते हैं, ठीक है, हर चीज के लॉ होते हैं। वैसे ही बिजनेस करने के भी कुछ लॉ है। तो जो लॉ बिजनेस करने में एप्लीकेबल होते हैं उसको हम बिजनेस लॉ बोलते हैं, जो कि तुम लोग का एक सब्जेक्ट है। कमर्शियल लॉ बोल लो क्योंकि वो कॉमर्स से रिलेटेड है, या क्योंकि मर्चेंट से रिलेटेड तो मर्केंटाइल लॉ बोल लो। तो ये तीनों ही टर्म बेसिकली सेम है, और ये तीनों ही टर्म बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, अब तुम अगर सपोज कर लो, तुम जो पढ़ रहे हो ना वो क्रिमिनल लॉ नहीं है, तुम जो पढ़ रहे हो वो सिविल लॉ नहीं है। ठीक है, जैसे अगर तुम बोलोगे सर मेरे क्लास में तो लॉ था, अब मैं क्रिमिनल लॉ का हाई कोर्ट में जाके क्रिमिनल लॉयर बन जाता हूँ, तो आप नहीं बन सकते क्योंकि आपने क्रिमिनल का लॉ ही नहीं पढ़ा। ठीक है, अगर आप बोलोगे मैं सिविल लॉयर बन जाता हूँ क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, नहीं, आप बिजनेस लॉयर बन सकते हैं। मर्केंटाइल लॉ आप देख सकते हैं क्योंकि उस लॉ में आपको जानकारी है। जैसे इनकम टैक्स के लॉ अलग होते हैं, सेल टैक्स के लॉ अलग होते हैं। कोई कोई होता है जो जीएसटी भी देख रहा है, वो जीएसटी में स्पेशलाइज्ड है। कुछ लोग होते हैं जो इनकम टैक्स में स्पेशलाइज्ड है, वो इनकम टैक्स ही देख रहा है। कुछ होते हैं जो क्रिमिनल लॉ में स्पेशलाइज है, वो क्रिमिनल लॉ देख रहे हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, हम लोग एमबीबीएस कर लेते हैं लेकिन उसके बाद हम लोग को सर्जन बनने के लिए एक स्पेसिफाइड फील्ड में जाना पड़ता है ना। जो आपका हड्डी का डॉक्टर है वो आपका न्यूरोलॉजी नहीं देखता, है ना। तो हर डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो मर्केंटाइल लॉ क्या देखता है? बिजनेस से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड जो भी है वो हम लोग का मर्केंटाइल लॉ देखता है कि नहीं। So mercantile law is branch of law which relates to the conduct of business. All business activity may be basically divided into two classes, commercial and industrial. Therefore, mercantile law is also known as business law. Business law consists of two branches, that is commercial law and industrial law. Mercantile law is not a separate branch of law, it is only part of civil law. ठीक है, बिजनेस और मर्केंटाइल लॉ इंक्लूड्स लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग को अपने एग्जाम में यही पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक चैप्टर है, सेल ऑफ गुड हमारा एक चैप्टर है, ये हम लोग को पढ़ना है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ये हमारा एक चैप्टर है, हमको ये पढ़ना है। पार्टनरशिप के जो लॉ है वो पढ़ने हैं, कंपनीज के जो लॉ है वो पढ़ने हैं, इंश्योरेंस के जो लॉ है वो पढ़ने हैं, कैरेज ऑफ गुड के लॉ जो वो है, इंसॉल्वेंसी के लॉ जो वो है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो लॉ है वो हमको पढ़ने हैं। ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे और आप इसको सोचोगे कि इसको हमको क्यों दिया गया है, तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है ना। रिलेटेड का मतलब सबसे पहले जब दो आदमी में बात होती है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पढ़ने होंगे पूरे, है कि नहीं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में किसी ने बोला सेल ऑफ गुड करना तो सेल ऑफ गुड का मतलब हो गया जहां गुड्स बेचेंगे उसके क्या कंडीशंस है कि नहीं। नकली तो नहीं बेच रहा है, वो कब एक्सपायरी होगा, जो माल मांगा वो तो नहीं दिया, दूसरा दे दिया, उसके अंदर बड़े झमेले हो सकते हैं ना। आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आपको क्या नाम है घी देंगे, ठीक है, 500 रुपए में घी देंगे। आपने उसको 500 रुपए दे दिया, उसने आपको घी दे दिया, लेकिन आपका घी के अंदर में कौन सा घी देंगे, अच्छा घी देंगे, मिलावट वाला दे दिया, डालडा दे दिया, देसी उसमें हजारों चक्कर है, तो वो सेल ऑफ गुड में आते हैं। ठीक है, माने कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सेल होगा, तो सेल के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो सेल ऑफ गुड में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने किसी को पेमेंट किया तो आपने चेक दे दिया, ठीक है, आपने उसको चेक काट के दे दिया, वो चेक बाउंस हो गया, है कि नहीं। अब चेक को लेके बड़े झमेले चल रहे हैं भाई साहब, तो उसके लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ गया, है ना, कि भैया ये चेक का क्या होना है, फिर आपने दोबारा चेक दिया, अगर चेक डिसऑनर होगा तो क्या करना है, उसके लिए तो पूरा का पूरा लॉ बना है। तो माने पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद सेल ऑफ गुड हुआ आपका, फिर आपको जो पेमेंट आया उसके ऊपर झमेला, तो उसके लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट।
ठीक है। फिर आप अपने पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं। पहले जब जब तुम लोग क्लास 12 में रहेगा, बीकॉम में रहेगा, तो सब दोस्ती यारी चलती है बहुत अच्छी, है ना, कि क्या नाम है, अरे तू मेरा दोस्त, मैं तेरा दोस्त, हम सब एक भाई दो भाई चलता है। लेकिन जब थोड़ा बिजनेस में पैसा आने लगता है तो भाई भाई में झगड़ा चालू हो जाता है। अरे मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ, तू कम मेहनत करता है, मैंने सेल लिया, तेरे कारण थोड़ी ना सेल है, ये सब झमेले। उसके लिए पार्टनरशिप के सारे लॉ आ गए। फिर अगर आप कंपनी बनाओ तो कंपनी में बहुत सारे झमेले हैं, उसके लॉ आ गए, है ना। फिर जब आप इंश्योरेंस लेते हो, गाड़ी की इंश्योरेंस ले लिया आपने, आपने गाड़ी ठोक दी, अब इंश्योरेंस वाला आपको पैसा नहीं दे रहा है ना, या आपने फायर इंश्योरेंस लिया पर उसको पैसा नहीं दे रहा, उसके भी झमेले, उसके लिए इंश्योरेंस आ गए, ठीक है। फिर कैरेज में झमेले होते, कैरेज ऑफ गुड्स आ गए। फिर इंसॉल्वेंसी आ गई, अगर आदमी डूबी गया, आपने किसी को पैसा दिया, वो आदमी बिजनेस के लिए पैसा लिया, वो पैसा डूब गया, तो इंसॉल्वेंसी होगा, ठीक है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये सारी चीज एक ही संग इन्होंने एक एनवलप में डाल दी कि इसको आप करोगे तो क्या नाम है आपका, ये मर्केंटाइल लॉ में अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी। नाउ अगर आपको आगे जाके लॉयर नहीं भी बनना है, मान लो आप लॉयर नहीं बनना चाहते, लेकिन एक आप अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तब भी आपके लिए बहुत अच्छा काम है कि आप इस सब की जानकारी लीजिए, ठीक है। और बिलीव मी, दुनिया में मैरिज में तो प्रॉब्लम होती है, डिवोर्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये जो है ना मर्केंटाइल लॉ, ये तो एवरीडे का प्रॉब्लम है ना। कितना धंधा होता है, कितना ट्रांजैक्शन होता है, कितना झमेला है। तो अगर आप ये लॉ को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका ना केवल मार्क्स आएगा एग्जाम में, पर हो सकता है बाद में जाके आपका ब्रेड एंड बटर भी बने ये, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और मान के चलना, बहुत सारे लोग जो होते हैं इसके अंदर बोर हो जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि वो उसका मजा लेना नहीं जानते। इसके सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे लॉ का मजा लेना है। अगर आपको लॉ का मजा लेना आ गया ना, तो लॉ से बढ़िया चीज कोई नहीं है आपके लिए, ठीक है। और सबके ऊपर आप दादागिरी भी कर सकते हो, है ना। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, तेरा चेक बाउंस हो गया अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेक्शन 2 सब सेक्शन ई, आप ऐसे बोलोगे सामने वाला घबरा जाएगा। बोलने भी बड़ा मजा आता है कि नहीं, बोलने में भी बड़ा मजा आता है कि नहीं, है ना। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। और आजकल तो मर्केंटाइल लॉ का जो स्कोप है ना वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आजकल ई कॉमर्स आ गया है, ई बिजनेस आ गया है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आ गई, तो मजा आने वाला है भाई। अभी हम लोग इस चैप्टर में, अभी हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने एक तो वीडियो डाला है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, उसके अंदर हमने थोड़ा सा समझाया है। अब हम ये वीडियो थोड़ा डिटेल में समझा रहे हैं पूरा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलो, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ कमर्शियल लॉ. It affects everybody, whether engaged in some business or not. It is not only the merchant or trader, but every person who lives in the organized society, consciously or subconsciously or unconsciously, enters into a contract from sunrise to sunset. अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट तो हम लोग का सारा दिन ही होता रहता, सुबह शाम कॉन्ट्रैक्ट है। आज मैं तेरे को मैच जिताऊंगा तो तू मुझे थम्स अप पिलाएगा, ठीक है। मैं तेरे को चीटिंग कराऊंगा तो तू मुझे थम्स अप पिलाएगा, है कि नहीं। मैं तेरे लिए ये करूंगा तो तू मेरे लिए वो करेगा, है ना। तो ये सब तो चलता ही रहता हम लोग के घर में सुबह लेके सुबह से शाम। उसके बाद तूने उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिखा दिया, तूने बताया मैं मयंक सर का वीडियो बताऊंगा, ठीक है, तुझे सब्सक्राइब करना होगा, पर वो सब्सक्राइब नहीं करता, तो मैं भी उस पर तो केस कर सकता हूँ कि भाई मैं तेरे को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया पर तूने सब्सक्राइब नहीं किया, है ना। ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, है कि नहीं। तो हम लोग का बहुत सारा काम होता रहता है। छोटा भाई का तूने बोला, अपने छोटे भाई के जरिए तू कितना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है कि तू मेरा होमवर्क कर दे, मैं तेरे को रात को आइसक्रीम खिलाऊंगा। छोटे भाई ने होमवर्क कर दिया, तूने उसको आइसक्रीम नहीं खिलाई, ये गलत बात है भाई, है कि नहीं। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमको चलते ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन चलो आपस के तो चलते रहते हैं, दोस्त के चलते रहते हैं, भाई के चलते रहते हैं, लेकिन जब ये कोई पड़ोसी के संग करना है या कोई बिजनेस डीलिंग में करना है, तो भाई आपको अगर आपने कोई कमिटमेंट किया है तो उसको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। So when a person buys a computer or hires a taxi or goes to video library to buy a video cassette or take a credit card from the bank or give loans to another, or he does booking for an orchestra for marriage party, he enters into and performs contract. Though he may be unaware of this fact, such contracts create legal relation giving rise to certain right and obligation. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप किसी थर्ड पर्सन के संग कोई मुंह जबानी बात करते हो, भले ही आप उसमें रिटर्न नहीं लिखते, ठीक है। आपने किसी से मैरिज पार्टी में बोला भाई तू हमारी शादी में लाइट लगा देना, ठीक है, या दिवाली पे डेकोरेशन कर देना, या तू मेरे घर में मिठाई भेज देना, ठीक है। तो आपको पता हो या नहीं हो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हो, ठीक है। और जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो तो लीगल रिलेशन बन जाता है, ठीक है।
तो जो लीगल रिलेशन आप देखो, आपने किसी के संग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो आप कोर्ट में प्रूफ कैसे करोगे ना? सबसे बड़ी बात यह, कोर्ट जो है ना, वो आपका मुंह जवानी बात नहीं मानता, ठीक है? तो अगर आपको कोर्ट जाना है, तो कोर्ट में जो जज है वो आपका जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें आपसे कुछ बातें पूछेगा, ठीक है? अगर वो बातें आपकी हैं, तब तो वो कोर्ट में मैटर जाएगा, वरना अगर सामने वाला नट गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? माने आपने किसी को बुलाया, मेरे घर में मेरा दिवाली में डेकोरेशन कर देना, हम तेरे को पैसा दे देंगे। बेचारा इलेक्ट्रिशियन ने आपके घर में दिवाली में लगा दिया और आप उसको पैसा नहीं दे रहे हो, ठीक है? आप उसको लगाया, तूने गलत लगाया, झूठ मूठ का लगाया, मैं तेरे को 50% पैसा दूंगा। अब सामने वाला क्या ही कर लेगा? हो सकता है झगड़ा कर ले, मुंह से बाती कर ले, लेकिन जो बदमाश होते हैं जिनको नहीं देना पैसा, वो नहीं देगा। तो सामने वाला क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर सामने वाला कुछ चीजों की ध्यान रखे, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। और यही मैं आप लोग को पढ़ाना चाहता हूं कि आज आप बिजनेस करते हो, तो आप अगर कुछ चीजों की ध्यान रखो, तो आप अपने आप को सेव कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में 3 चीज होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, इज देयर एन एग्रीमेंट, ठीक है? आपने सामने वाले को बोला मेरे घर में लाइट लगा देना, सामने वाला लगा दूंगा, लेकिन मुंह जवानी कुछ नहीं होता, एग्रीमेंट करना पड़ेगा। भाई मैं आपके घर में डेकोरेशन कर दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको साइन करके देना पड़ेगा। वैसे तो देखो हमारे इंडिया में ना मुंह जवान का भी बहुत वैल्यू होता है ना, जवान दे दी हमने, ये हमारे इंडिया में एक टाइम पे चलता था बहुत, कि मेरी जवान जानी नहीं चाहिए ना। और हम लोग बोलते थे ना, प्राण चला जाए पर वचन ना जाए। ये सब हमारा कल्चर है, जो हमारा कल्चर आजकल हम उड़ा दे रहे हैं। लेकिन हमारा कल्चर में पहले मुंह जवानी का बहुत वैल्यू था, लेकिन आज के डेट में मुंह जवानी का इतना वैल्यू है नहीं। तो भैया एग्रीमेंट कर लो, है ना? एग्रीमेंट करोगे तो सेफ रहोगे, ठीक है? कैन द पार्टीज टू सच एग्रीमेंट एनफोर्स इट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा क्या एग्रीमेंट है। दूसरा, क्या वो एग्रीमेंट आप कोर्ट में लेकर जा सकते हो या नहीं, ठीक है? एंड हाउ कैन दे एनफोर्स इट, कोर्ट इसको कैसे मानेगा? तुम जानते हो, हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि सरकार हमारी मदद नहीं करती, ठीक है, हमारे संग ना इंसाफी हो गया, ठीक है, हमारी बात सरकार नहीं सुनती, पुलिस वाले हमारी बात नहीं सुन रहे। तुमको मालूम है, बहुत बार हम लोग के संग अगर कुछ गलत होता है तो हम लोग गुस्सा तो बहुत हो जाते हैं, हम लोग को लगता है यार हमारे संग गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ। लेकिन जो हम नहीं जानते हैं कि गलत को आप मनवाओगे कैसे, ठीक है? तो अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते, अगर आप लॉ नहीं जानते, अगर आपने कुछ एसेंशियल काम नहीं किए हैं, तो कोर्ट भी आपकी मदद नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात को? कोर्ट क्या ही कर लेगा, है ना? जब सामने वाला अगर आपकी बात मान ही नहीं रहा, तो कोर्ट कैसे मनवा लेगा उसको, बताइए? तो कोर्ट भी बेचारा क्या ही करेगा, है ना? तो हम लोग को दुख बहुत हो जाता है, हम लोग को तकलीफ बहुत हो जाती है ना? फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से बाहर, किसी से आपने चॉकलेट बने, आपने क्रैकर्स खरीद लिया दिवाली के लिए, या मिठाई खरीद लिया आपने सामने वाले से, ठीक है? आपने मिठाई खाई और मिठाई खाने के बाद आप बीमार पड़ गए, ठीक है? तो आप चिल्लाने लगे कि मेरे से गलत हुआ है, मैं बीमार पड़ गया, मिठाई वाले को मेरे को पैसा देना पड़ेगा, सर ये मिठाई वाले ने मेरे को पैसे, मेरे से चीटिंग करी है। आप थाने चले गए, आप कोर्ट में चले गए, थाने में आपसे पूछा गया आपने जिस दुकान से मिठाई ली थी, क्या आपने उससे बिल लिया? आपने बोला नहीं सर, बिल तो नहीं लिया, उसने तो कागज में लिख के दे दिया। अब आपने टैक्स बचाने के लिए उससे बिल नहीं लिया, है ना? तो अब बेचारा थाना क्या करेगा? थाना कैसे एनफोर्स करेगा? मिठाई वाला तो बोल देगा सर हमने तो मिठाई ली नहीं। वहां तो तुम देखिएगा दिवाली के टाइम पे तो सारे रास्ते में लड्डू बिक रहे हैं, हर दुकाने में लड्डू बिक रहा है, आप कहीं से भी लड्डू खरीद लिए। तो अब थाना बेचारा क्या करेगा, बताइए? थाना कुछ करेगा? फिर आप बोल रहे नहीं मेरे से ना इंसाफी हुई है, पुलिस वाले ने मेरा रिपोर्ट नहीं लिया, हमारे देश में लॉ नहीं है, हमारे देश में। अरे भैया आपने लॉ नहीं माना ना। अगर आप किसी दुकान से मिठाई लेते हो, आप देखो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, वो आपको बकायदा बिल देती है ना? उसकी मिठाइयों में अगर खराबी होगी, वो तुरंत आपका चेंज करेगा या पैसा देगा। आप चले जाइए किसी 5 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में आप खाना खाइए, और खाना खाते वक्त आपके खाने में अगर कुछ खराब चीज आ जाती है, कॉकरोच आ जाता है, या कोई इंसेक्ट आ जाता है, या बाल आ जाता है आपके खाने में, तो वो तुरंत चेंज करता है। क्यों? क्योंकि आप तो उससे बिल लोगे ना, और बिल लोगे तो एग्रीमेंट है, ठीक है? और एग्रीमेंट है तो वो कोर्ट में एनफोर्सेबल है, और कोर्ट में एनफोर्सेबल है तो उसको पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात को? तो पॉइंट यहां पर यह नहीं है कि हमारे संग जस्टिस नहीं होता है, पॉइंट यहां पर यह है कि हम खुद कानून तोड़ते हैं, इसी के लिए फंस जाते हैं, है कि नहीं? इसी के लिए आप अगर किसी दुकानदार से सामान लेते हो तो बिल लीजिए। अगर आप बिल नहीं लीजिएगा तो एनफोर्स कैसे करिएगा? कैसे मान लेगा थाना, कैसे मान लेगा कोर्ट? तो गलती तो हमारी है ना। समझ में आ रही बात को? तुमको पता है पहले, आज के जमाने में, जैसे अगर आप उबर से गाड़ी करते हो, आज के टाइम में अगर आप उबर करते हो, तो उबर वाला भी आपको बिल का रिसीप्ट देता है ना?
लेकिन लोकल टैक्सी वाले आपको बिल का रिसीप्ट नहीं देते, ठीक है। अब कभी कभी हम लोग पैसा बचाने के लिए उबर से छोड़कर लोकल टैक्सी में चले जाते हैं। अब लोकल टैक्सी में कुछ कांड हो गया तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, है ना। अगर लोकल टैक्सी में आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उबर में आपका एक्सीडेंट होगा तो वहां पर इंश्योरेंस होता है हर कस्टमर का। समझ मेरी बात को। तो दे आर बाउंड बाय एन एग्रीमेंट। तो अब पॉइंट यहां पर है, हमारे यहाँ जो 90% लोग इस बात से दुखी हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं होता, उसका रीजन है क्योंकि आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं पता। आपको पढ़ लिखा जाना चाहिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, चलो इसमें एक बात और भी है, 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 तक का तो अमाउंट ठीक है। 10,000 तो ज्यादा हो गया यार। लेकिन चलो 1000, 2000 तक चलो कोई बात नहीं, नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन तेरे को नहीं लगता कि अगर हम 2000 से ज्यादा का कोई सामान खरीदते हैं, है ना, वैसे तो हर सामान के संग करना चाहिए, 2000 से ज्यादा, 3000 से, जो हमारे लिए वैल्यूएबल है, जितना भी अमाउंट हमारे में वैल्यूएबल है, तो हमको उसका पूरा बकायदा काम करना चाहिए। तो एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए जो एनफोर्स हो कोर्ट ऑफ लॉ से, यानी कि बिल होना चाहिए, और क्या वो कोर्ट में हम दिखा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। The object of law of contract is to ensure that the rights and obligation created by the contract are honored, ठीक है। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का काम ही यही है कि जब आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जो राइट्स होते हैं और जो ऑब्लिगेशंस होती है उसको ऑनर किया जाए, ठीक है। That the expectation created by the promise of the party to an agreement are fulfilled and the legal remedies are available to the aggrieved party against the party failing to perform his part of agreement. ये बात ध्यान रखना बेटा कि अगर आप कोई बकायदा एग्रीमेंट में जाते हो, आप कोई सही से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो आपको उसकी रेमेडी भी मिलेगी। अग्रीव पार्टी को रेमेडी मिलती है, ठीक है। अगर सामने वाले ने आपका काम नहीं किया है तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको भी सही होना पड़ेगा, ठीक है। आपने खुद ही पैसा बचाने के लिए प्रॉपर काम नहीं कर रहे हो, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, तो कोर्ट क्या कर लेगा बताइए, क्या कर लेगा कोर्ट। आप कोर्ट को दोषी मानते हो, ठीक है, पुलिस को दोषी मानते हो। सच बोला जाए तो अगर हम लोग बहुत बार ना, पुलिस वाले बेचारे हमारी मदद करना चाहते हैं, ठीक है, पर हम पुलिस वाले की मदद नहीं कर पाते, है ना, है कि नहीं। अब जैसा मान लो तुम्हारा मोबाइल चोरी हो गया, ठीक है, तुम्हारा सिम कार्ड चोरी हो गया, ठीक है। पुलिस वाला तुमसे बोलता है भैया अपना फोन का IMEI नंबर बताइए, अपने फोन का बिल दिखाइए, तो आपके पास फोन का बिल ही नहीं होता है, आपके पास फोन के डब्बे ही नहीं होते हैं, है ना। कितनी बार होता है ना, आपके पास फोन का बिल नहीं है, फोन का डब्बा नहीं है, आपके पास फोन का कोई प्रूफ ही नहीं है कि वो फोन आपका है, तो पुलिस वाला आपका कैसे मदद करेगा बताइए। पुलिस वाले ने किसी चोर को भी पकड़ लिया आपके कहने पर, लेकिन उसके पास जो मोबाइल मिला उसका IMEI नंबर और आपका IMEI नंबर मिल ही नहीं रहा है, तो पुलिस वाला क्या ही कर लेगा बताइए, है ना। तो अगर हमको जस्टिस चाहिए तो हमको भी इतना अकल होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। The law of contract is intended to ensure that what a man has been led to expect shall come to pass, that what has been promised shall be performed. तो मतलब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है हमसे जो प्रॉमिस किया गया है उसको पूरा किया जाएगा, ठीक है। यस सर। ना इसके अंदर बहुत सारी, अब देखो पॉइंट ऐसा है ना, अगर तुम सबसे पहली बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखने बैठते, ठीक है, माने मान लो रणवीर कुमार को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखना है, तुमको लगता है आसान काम होता? सर थोड़ा सा तो मुश्किल है। थोड़ा 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 सा ज्यादा। क्योंकि जानता है अरे हम लोग एक घर में फंक्शन करते हैं ना, हम लोग घर में एक तो छोटा सा फंक्शन करते हैं, उसी में झमेला हो जाता है ना। फूफा जी बोलते ऐसा नहीं यस होगा, सर। चाचा जी बोलते ऐसा नहीं होगा, जीजाजी बोलते वैसा नहीं होगा, है कि नहीं। अगर हम लोग के घर में एक छोटा सा टीवी भी खरीदना है तो घर के हर मेंबर का ओपिनियन अलग होता है, ऐसा नहीं, वैसा वैसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो ऐसा। अब तुम सोचो तुम एक कानून बना रहे हो तो कितने सारे लोग अपना अपना दिमाग लगाएंगे, और हर साल कोई नया दिमाग लगेगा, हर साल कानून के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा, ठीक है। So the law of contract is that branch of law which determines the circumstances in which a promise or agreement shall be legally binding on a person making it. Now ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका अगर तुम मुद्दा समझो, अगर इसका इस भाषा का वर्ड का मतलब समझोगे तो लॉ समझ में भी आएगा, याद भी होगा, ठीक है। तो बोला लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो ब्रांच ऑफ लॉ है जो डिटरमाइन करता है सर्कमस्टांसेस इन विच अ प्रॉमिस और एन एग्रीमेंट शैल बी लीगली बाइंडिंग ऑन द पर्सन मेकिंग इट। बोला क्या सर्कमस्टांसेस है जब आपका प्रॉमिस और एग्रीमेंट आप पर बाइंड करता है। जैसे मैं तुमको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तुमने
स्विगी में खाना ऑर्डर किया, ठीक है, ओके, स्विगी में तुमने खाना ऑर्डर किया, स्विगी वाला बोला मैं खाना लेकर आ रहा हूं, ठीक है, तुमने खाना ऑर्डर किया 2 बजे, स्विगी वाला आया 6 बजे, 4 घंटा के बाद, ठीक है, तुमको 2 बजे लग रही थी भूख, ठीक है, तुमने ऐप से कर दिया ऑर्डर, स्विगी वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, स्विगी वाला का जो स्टाफ था वो भी बोला मैं आ रहा हूं, ठीक है, वो स्टाफ 6 बजे खाना लेकर आया, तब तक तो तुमने खाना खा लिया था, ठीक है, क्योंकि भूख लग रही भाई, आदमी थोड़ा 4 घंटा भूखा रहेगा, 6 बजे वो आदमी आया और वो आके बोलता है खाना लीजिए और हमको इसका पैसा दीजिए, आप बोल रहे भाई साहब हमने खाना ऑलरेडी खा लिया, हमने ऑर्डर आपको दिया था 2 बजे, आप लेकर आए हो 6 बजे, अब स्विगी वाला तुमसे लड़ रहा है कि हमको पैसा देना होगा, क्योंकि आपने ऑर्डर दिया है आपके ऐप में, अब यहाँ पे क्वेश्चन फंस गया, झगड़ा हो गया, स्विगी वाले ने आपको मार दिया, पीट दिया, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, आपने उसको मार दिया, पीट दिया, बात थाने में चली गई, ठीक है, अब किसकी बात मानी जाएगी? स्विगी वाला अपनी जगह सही है ना, कि आपने ऑर्डर किया है, उसके पास प्रूफ है, आप भी मान रहे हो कि आपने ऑर्डर किया है पर प्रूफ है, लेकिन टाइम का हो रहा है लोचा, ठीक है, अब स्विगी वाला बोल रहा है कि मैं तो 2 बजे आया था लेकिन आपका घर बंद था, ठीक है, तो स्विगी वाले को ये प्रूफ करना पड़ेगा और आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप घर नहीं थे, वो झूठ बोल रहा है ना, तो कानून बोलेगा कि अगर 2 बजे आपने ऑर्डर दिया और स्विगी वाला अगर 6 बजे आया तो क्या आपको पैसा देना होगा कि नहीं देना होगा? सर वैसे तो नहीं देना बनता। नहीं देना होना चाहिए, क्यों? क्योंकि सरकमस्टांसेस जो है वो डिफरेंट है, आपने जब उसको प्रॉमिस किया था कि आप घर में डिलीवरी करो मैं आपको पैसा दूंगा, वो सरकमस्टांस अलग था, ठीक है, लेकिन जब उसका आने का टाइम है सरकमस्टांस अलग था। अब तुम सोचो अगर तुमने किसी से सपोज कर लो तुमने किसी से डोर मैट ऑर्डर किया था, ठीक है, तुमने बोला था मेरे को टेबल मैट दे दो, ठीक है, अब टेबल मैट उसने बोला हम 2 बजे तक दे देंगे, पर वो 6 बजे आया, तब क्या तुम उसको पैसा मना कर सकते हो? नो सर। नहीं सर, क्योंकि वो पेरिसेबल गुड नहीं है ना, डोरमेट तो हो सकता है लेट हो जाए, उसमें आप मना नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन खाना एक अलग चीज है, उसमें आप मना कर सकते हो, तो देख रहा है कितना झमेला है, कानून बोल रहा, तुम कानून बनाओगे तो कानून बोलेगा कि नहीं 2 बजे, जैसे खाने को लेकर तुमने कानून बनाया कि 2 बजे का डिलीवरी अगर 6 बजे आएगा तो पैसा नहीं देना है, ठीक है, लेकिन वही कानून कारपेट के लिए चेंज हो जाएगा, है ना, कारपेट के लिए वो कानून नहीं लगेगा, तो सोचो कितना टेक्निकलिटी है इसके अंदर में, ठीक है। अब अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक में कौन सा कानून लगना चाहिए, सोचो। सर इसमें सर शायद पहला वाले, पर वो भाई तो कोल्ड गर्म हो ड्रिंक से आपका जाएगी। पेट नहीं भरता ना बेटा, कोल्ड ड्रिंक तो आप अगर नहीं भी मैंने आपका पेट भरने की चीज दी है ना वो, ये अब डिबेटेबल है, फिर झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर इसके लिए मैं चाय ले लूं तो आपको बोला था कानून बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। अलग अलग आइटम सर पे इसमें अलग अलग कानून चलेगा भाई साहब, तो जज क्या देखेगा? जज देखेगा सरकमस्टांसेस जिसमें आपने प्रॉमिस या एग्रीमेंट किया था, समझ में आ गया आपको? मान लो स्विगी वाले ने बोला हम 2 बजे डिलीवरी देंगे, ठीक है, ठीक है, और आ गया साइक्लोन, बहुत जोर साइक्लोन आ गया, बहुत जोर तूफान आ गया, ठीक है, और स्विगी वाला 3 बजे आपको डिलीवरी दिया, ठीक है, नाउ आप बोल रहे हो हम डिलीवरी नहीं लेंगे क्योंकि हमने खाना खा लिया, लेकिन स्विगी वाला बोल रहा है सर हमारा गलती तो नहीं है ना, हम तो फिर भी साइक्लोन से होते हुए आपको लाके दिए, तो आप हमारी गलती नहीं, हमने तो आपको सर्विस दी, पर आप क्या नाम है पैसे नहीं दे रहे हो, तो यहां पर कानून किसका साथ लेगा? सर वो स्विगी वाले का। स्विगी वाले का साथ लेगा, लेकिन तुम बोलोगे नहीं सर हम तो खाना खा ली, तो कानून आसान नहीं है भाई साहब, समझ में आ गया? तो बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है, सरकमस्टांसेस देखना पड़ता है, ठीक है, तो डिटरमाइन द सर्कमस्टांसेस इन विच अ प्रॉमिस और एन एग्रीमेंट शैल बी लीगली बाइंडिंग ऑन अ पर्सन मेकिंग इट, ठीक है। Unlike other branches of law, law of contract does not state a number of rights and duties, but lays down certain limiting principles within the framework of which parties to an agreement may lay down their own terms and conditions. अब इसके अंदर क्या होता है कि जो पार्टी एग्रीमेंट करती है वो भी अपना टर्म्स एंड कंडीशन बोल देती है कि भाई साहब इतने टाइम से इतने टाइम के लिए हमारा पेमेंट इतना है, अगर आपने 4 दिन में बोला तो हमारा पेमेंट इतना है,
दूसरा मेरा, जैसे तुम गोल्ड खरीदने गए, ठीक है, तुम दिवाली से एक दिन पहले गोल्ड खरीदने गए, उन्होंने गोल्ड का भाव बोला कि 8,000 रुपया ग्राम का भाव है एक दिन पहले। तुम बोले ठीक है, वेरी गुड, हम कल आके लेंगे, कल धनतेरस है, कल खरीदेंगे। धनतेरस वाले दिन तुम गए तो उसने 8,100 बताया। अब क्या तुम उस पर केस कर सकते हो कि यार कल तो 8,000 बोला, 8,100 हो गया? नहीं कर सकते, क्योंकि उसका टाइम होता है, हर दिन जो रेट खुलता है गोल्ड उसी के हिसाब से होता है। लेकिन अगर तुमने 8,000 वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम लेंगे कल, लेकिन हम आपको 50% अभी दे देते हैं, कल कोई भी रेट होगा हमको फर्क नहीं पड़ता, हम 8,000 में लेंगे। अगर 7,900 हो गया तब भी हम 8,000 में लेंगे, अगर 8,100 हो गया तब भी हम 8,000 लेंगे। अगर दुकानदार इस बात पर राजी हो जाता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट अलग हो जाता है ना। तो हम लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं कि भैया हम इस टर्म्स और कंडीशन में काम करते हैं, ये सारा शेयर बाजार में होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। This will be upheld by the court as long as they do not infringe upon the promise of the Lord. It is concerned with rights in persona. अब ये सारी चीज बेटा रणवीर, एक एक चीज जो होती है अपन को पढ़नी पड़ती है और एक एक फ्रेजेस हमको सही से लिखने पड़ते हैं। जब आप लॉ का डेफिनेशन लिखोगे और उसके अंदर अगर आप ये नहीं लिखोगे विच डिटरमाइंस द सर्कमस्टांस, तो लॉ खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी के लिए हम इसको एक एक लाइन पढ़ूंगा, मैं तुम्हारे से एक एक फ्रेज पढ़ूंगा और तुमको एक एक चीज इसकी समझाऊंगा। लर्न करने का काम तुम्हारा है, समझा मैं तुम लोग को दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, अगर समझ में आ रहा है और करने का मन है तो बताते रहना, सर करते रहेंगे, सर दिखाते रहेंगे तुम लोग को, एक एक चीज पढ़ाते रहेंगे। और इस वीडियो को तुम लोग बार बार रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। जब भी कहीं कुछ भूल जाओ तो वीडियो